हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का चैप्टर है ये। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो इस आंदोलन का आउटब्रेक कैसे हुआ। आउटब्रेक मतलब कि जब वो क्रांति कैसे आई, जब फ्रांस के लोग थे ना, ठीक है। तो जब वो आंदोलन इसलिए उन्होंने करा कि वो सहते सहते परेशान हो गए थे। कभी कभी बोलते हैं ना कि बर्दाश्त की बिल्कुल हद हो जाती है। तो ऐसा ही आउटब्रेक हुआ इस रिवॉल्यूशन का। तो देखते हैं कैसे हुआ। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? ठीक है। तो लुइस 16 ने जो टैक्सेस बढ़ाए थे, है ना, लुइस 16 ने क्या हुआ था, टैक्सेस बढ़ाए थे। तो आप ये प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हो क्यों बढ़ाए थे, कैसे बढ़ाए थे। तो हाउ डू यू थिंक ही, आप क्या सोचते हो कि कैसे ये सब हुआ। In France of the old regime, the monarchy did not have the power to impose taxes according to his will alone. तो फ्रांस में क्या होता था, जो राजा था, राजा की जो मुनाक थी, मुनाक का मतलब जो शासन चलता था वहाँ पर, तो वो राजा का शासन चलता था। जैसे राजा का बेटा वहाँ राजा ही बनेगा, तो ये था। तो फ्रांस के लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। वो चाहते थे कि ऐसा ना हो कि राजा का बेटा राजा ही बने, बल्कि एक राजा का चुनाव जो है मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। तो क्या हुआ था, जहाँ अब तो उन्होंने क्या बोला कि जो ओल्ड रिजाइम थी वो ये थी कि पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, कि वो जो राजा जो डिसीजन लेता था वो अकेले नहीं ले पाता था, मतलब सब कुछ उसके हाथ में नहीं था। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। ऐसा होता था कि उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसको बोला जाता था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल को बुलाना पड़ता था, तभी वो सारे फैसले ले पाता था कि टैक्सेस बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये सब होता था। तो द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स, जिसमें कि थ्री स्टेट जनरल जो थी वो थ्री स्टेट से मिलकर बनी थी। देखो मैंने ये पार्ट 1 में भी समझाया है कि 3 स्टेट्स होती थी। फर्स्ट स्टेट में आते थे नोबल क्लर्जी, है ना, फिर लास्ट में थर्ड स्टेट्स में आते थे बिजनेसमैन वगैरह। थर्ड स्टेट्स जो थी वो भी अपने पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्टेट हुआ करती थी। तो 3 स्टेट को मिला के एक स्टेट जनरल बनती थी। तो सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो लोग जो थे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइडेड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, तो तभी जो होता था, जो मोनार्क होता था, जो राजा होता था, तब ये वो इस मीटिंग को बुला के डिसाइड करता था कि क्या करा जाए। तो द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। तो ये जो सबसे लास्ट जो स्टेट जनरल बुलाई गई थी, ये बुलाई गई थी 1614 में, ठीक है। सबसे लास्ट कब बुलाई गई थी, 1614 में बुलाई गई थी जो स्टेट जनरल बुलाई गई थी, ठीक है, ऑन 5 मई 1789। और अब क्या था, अब 5 मई 1789 को अब दोबारा से लुइस 16 ने कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो उसने एक स्टेट जनरल दोबारा बुलाई जिससे कि न्यू टैक्सेस का प्रपोजल जो है वो पास हो सके। तो देखो सबसे लास्ट कब बुलाई गई थी, 1614 में, और अब जो बुलाई गई है वो बुलाई गई है 5 मई 1789 को, लगभग 150 साल बाद स्टेट जनरल बुलाई गई, क्योंकि तब तक कोई स्टेट जनरल ही नहीं बुलाई गई थी। ऐसे जो टैक्स का काम था वो ऐसे ही चलता रहा। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। तो एक जो पैलेस था, वर्साइल पैलेस है, बहुत भव्य पैलेस है, तो वहाँ के हॉल में ये सब जो है असेंबली बुलाई गई। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। तो 3 स्टेट होती थी, है ना, इस तरीके से होता था 3 स्टेट का काम। ये होती थी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इस तरीके से होता था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो क्या होता था कि जो ओके तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तो 2 स्टेट्स जो थी फर्स्ट और सेकंड वो आपस में मिली रहती थी, और जो थर्ड स्टेट्स के थे वो बेचारे अलग रहते थे। तो क्या हुआ था कि द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, तो दोनों के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर इन 2 साइड। तो वो दोनों जो है 2 साइड्स में बैठे, वो इस तरीके से बैठे थे फर्स्ट और सेकंड के कि 300 वो एक दूसरे के आमने सामने रहे। और जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे, वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू स्टैंड एट द बैक, उन सबको पीछे की साइड खड़ा कर दिया गया। द थर्ड स्टेट्स वॉज रिप्रेजेंट बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर। और थर्ड स्टेट्स में क्या होते थे, जो उसमें वही लोग आते थे, मतलब जो उसमें थर्ड स्टेट 3 भाग में डिवाइडेड थी, तो उसमें वो लोग आते थे जो बहुत ज़्यादा मालदार होते थे, रिच पर्सन होते थे, एजुकेटेड मेंबर्स होते थे, जो पढ़े लिखे ज़्यादा मेंबर होते थे, है ना, पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो किसान होते थे, गरीब बेचारे आर्टिशंस होते थे, और जो औरतें होती थी उन लोगों को असेंबली में अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, समझ में आया। थर्ड स्टेट्स वाले लोग तो आते थे, तो 600 रिप्रेजेंटेटिव उनके होते थे, लेकिन क्या था
कि उसमें वही लोग होते थे जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हो गए या फिर एजुकेटेड मेंबर्स हो गए, ठीक है। लेकिन जो किसान वुमेन्स होते थे और जो जिनके पास वो ज़मीन नहीं होती थी, है ना, तो ऐसे लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। तो हाउएवर देयर ग्रीवनेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। लेकिन क्या था, उनकी जो परेशानियां थी, उनके झगड़े, उनकी डिमांड्स जो थी, वो लगभग 40,000 लेटर्स के थ्रू उनके रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ पर पेश की। मतलब अंदर तो नहीं आ सकते थे, लेकिन जो उनकी डिमांड्स थी, कम से कम 40,000 लेटर्स थे, तो वो सब उनके रिप्रेजेंटेटिव ने पेश की, ठीक है। तो वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। तो क्या होता था वहाँ पर, वोटिंग का सिस्टम था। जैसे स्टेट जनरल थी तो वो वोटिंग का सिस्टम था उसमें। तो उसमें क्या होता था कि जैसे हर स्टेट का एक वोट होता था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट का एक हो गया, सेकंड स्टेट का एक हो गया और थर्ड स्टेट का एक हो गया। तो क्या होता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो वोट होते थे, तो 2 वोट हो गए वो मिलाकर, है ना। तो वो 2 वोट जो थे, तो और थर्ड स्टेट का सिर्फ एक ही रह गया, क्योंकि वो दोनों मिले रहते थे, फर्स्ट और सेकंड वाले। तो थर्ड स्टेट का एक रह गया, तो इसीलिए वो दो लोग थे, 2 वोट थे उनके यहाँ से, तो उन्हीं की ज़्यादा चलती थी, उन्हीं का सारा डिसीजन रहता था और सारा काम उन्हीं के हिसाब से चलता था। तो दिस टाइम टू लुईस 16, इस बार लुईस 16 was determined to continue the same practice, but members of the third states demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole। लेकिन थर्ड स्टेट्स के मेंबर कहते थे कि अब की बार अगर वोटिंग होगी तो पूरी असेंबली के हिसाब से होनी चाहिए, असेंबली में जितने भी मेंबर हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से ना हो कि एक एक स्टेट का एक ही एक वोट हो, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, ठीक है। तो दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रूसो ने अपनी एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनके हिसाब से ये बात थी कि पूरी असेंबली के जितने भी मेंबर हैं उनका एक एक वोट होना चाहिए। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, तो जब राजा ने उनके इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया, मतलब उसने जब ये प्रपोजल नहीं माना, तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो थर्ड स्टेट्स के लोगों ने आंदोलन कर दिया, ठीक है, क्योंकि राजा ने उनकी बात नहीं मानी। The representatives of the third states viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। तो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, ठीक है, तो उसमें कुछ स्पोक्समैन्स भी होते थे, ऐसे लोग होते थे जो कि सारे फ्रेंच नेशन को अपना समझते थे। मतलब वो सारे फ्रांस की तरफ से होते थे। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल। वो सब क्या हुआ फिर बाद में 20 जून को, ठीक है, वहाँ के एक हॉल में, जो कि एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, उसमें वर्साइल्स के एक पैलेस में, इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स, ठीक है, वर्साइल के ग्राउंड्स में इंडोर टेनिस कोर्ट में वो सब जो है असेंबली सारी वहाँ पर इकट्ठी हुई 20 जून को। दे डिक्लेयर themselves a national assembly and swore not to despair till they had drafted a constitution for France। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर डिक्लेयर किया कि एक नेशनल असेंबली की स्थापना की जाएगी, जो कि वहाँ का संविधान लिखा जाएगा। ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जिसका जो निर्णय ये होगा कि राजा का जो मोनार्क है उस पर मतलब शासन हासिल करना, ठीक है। जो मतलब जैसे उनका ये था कि उसमें सिर्फ राजा के निर्णय होता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो उन सब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो देवर लेड बाय मिराबू एंड अबिसाइस। 2 फिलोसफर आए थे, कौन कौन से, मिराबू एंड अबिसाइस। तो मिराबू वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। तो मिराबू जो थे वो नोबल फैमिली से थे, नोबल्स थे वो। लेकिन क्या था कि जब उन्होंने थर्ड स्टेट वाले लोगों की परेशानियां, अत्याचार देखे, तो उनका जो मन जो है पिघल गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी सोसाइटी में देखा कि जमींदारी सिस्टम चल रहा है, तो उनको भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उन्होंने जर्नल लिखा इस बात के लिए और पावरफुल स्पीचेस दी, ठीक है, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करने के लिए। वर्साइल्स के पैलेस में एक असेंबली ज्वाइन करी उन्होंने वहाँ जाकर, ओके। अबिसाइस ओरिजिनली या प्राइस, तो 2 थे ना, मिराबू और अबिसाइस। तो मिराबू तो एक नोबल फैमिली से थे और अबिसाइस जो थे वो ओरिजिनली एक पंडित पुजारी थे, प्राइस्ट थे। तो रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो उन्होंने एक जो है पैम्फलेट लिखा जिस पर लिखा था कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है, ठीक है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France, okay, सेटल्ड विद टर्मोइल, ओके। तो क्या था कि जब नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली किसकी थी, जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग थे उनकी थी, है ना। तो जो नेशनल असेंबली जब वर्साइल्स में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, ड्राफ्टिंग का काम चल रहा था उस पर, ड्राफ्टिंग मतलब रफ वर्क, ठीक है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया कि इस तरीके से जो राजा की जो पावर है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको हम नहीं मानेंगे, राजा की हम नहीं सुनेंगे, हमारी सबकी जो असेंबली है उसके हिसाब से कार्य होने चाहिए। तो एक नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर राजा ने साइन कर दिए थे, तो लेकिन उस पर रफ वर्क चल रहा था, तो उसका जो है द रेस्ट ऑफ फ्रांस सेटल्ड विद टर्मोइल। तो और जो बाकी जो बचे हुए फ्रांस के लोग थे उसमें फ्रांस में था क्या था, टर्मोइल हो रहे थे जगह जगह, मतलब दंगे फसाद फैल रहे थे, अत्याचार हो रहे थे लोगों पर। तो अ सीवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, और ठंड का समय था, बहुत ज़्यादा ठंड का समय था, तो जितनी फसल थी सब बर्बाद हो चुकी थी। एंड द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, और जो इसीलिए जो वहाँ के रोटी के जो प्राइजेस थे, ब्रेड के जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए थे। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाई, इसीलिए वहाँ के जो बेकर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने जो है सामान को इकट्ठा करना शुरू किया कि इस समय पर काम आएगा। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्विट्स एट द बेकरी, क्राउडली ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स एट द सेम टाइम। तो क्या हुआ था, वहाँ की जो औरतें थीं, तो वहाँ की जो औरतें थीं वो बेकरी में घंटों लाइन में खड़ी रहती थी, और क्या इससे बात से उन्होंने नाराज़ होकर, उन्होंने आक्रोश हुआ, उनके अंदर आक्रोश उन्होंने प्रकट किया। एंड स्टीम्ड इनटू द शॉप्स एट द सेम टाइम द, तो उन्होंने जो है दुकानों में जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया। द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस, तो वहाँ के जो राजा था, वहाँ के राजा ने पेरिस में जो है ट्रूप्स को बुलाया, ट्रूप्स मतलब जो है उनके आर्मी के जो लोग थे उनको बुलाया कि जल्दी से जल्दी पेरिस में पहुँचे। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयज द बेस्टाइल, ठीक है। और 14 जुलाई को क्या हुआ, वहाँ की जो भड़की हुई भीड़ थी, है ना, जो वहाँ की भड़की हुई भीड़ थी, कौन कौन से थे, आदमी थे, औरतें, थर्ड स्टेट्स वाले जो लोग थे, नेशनल असेंबली के जो लोग थे, उन्होंने क्या करा, वहाँ के उन लोगों ने जो बेस्टाइल का पैलेस था उस पर जो है हमला कर दिया और उसको नष्ट कर दिया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो ये सब जो काम हो रहा था ना, ये फ्रांस से आसपास के गांव में हो रहा था, तो वहाँ के आसपास के गांव में विलेज टू विलेज ये अफवाह फैल गई कि दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, के उन्होंने जो है ऐसे ऐसे मैनोर्स हायर कर रखे हैं, लैंडलॉर्ड्स जो थे, वहाँ के जो फ्यूडल सिस्टम था, ज़मींदारी जो थी, तो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने ऐसे ऐसे लोग हायर कर रखे हैं जो वहाँ की जो किसानों की फसलें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized horse and pitchforks and attacked चेटेक्स, ठीक है। तो वहाँ के जो किसान थे, तो इस बात से जब उन्हें समझ में आया कि जगह जगह उनकी फसलों को नष्ट किया जा रहा है, तो ये अफवाह गांव-गांव फैल गई कि वहाँ के राजा ने ऑर्डर दिए हैं कि वहाँ की सारी फसलों को नष्ट करा जाए, बर्बाद कर दी जाए। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे, तो जब उन्हें ऐसा पता चला तो वो अपने फावड़ा, अपना हल, अपनी कुल्हाड़ी, जो भी उनके पास हथियार थे उसको लेकर वो चेटक्स पर हमला करने के लिए चले गए, ठीक है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो चेटॉक्स में मतलब जो वहाँ के जो किंग हो का पैलेस होता है, पैलेस आता था, जो बड़े बड़े महल होते थे, बंगलोस होते थे राजा के, उसमें वो आते थे, चेटॉक्स बोला जाता था। तो ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। तो दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, तो जब राजाओं ने, जब लोगों ने, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने जब उन पर हमला किया, वहाँ जाकर चेटॉक्स पर हमला कर दिया, तो उन्होंने क्या, वहाँ जाकर जो है वहाँ से जितना भी अनाज था, है ना, ग्रेन था, उस सबको लूट लिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स टू क्या मेंटोरियल ड्यूज, मेमोरियल ड्यूज, सॉरी धुंधला दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो क्या था, जो मेमोरियल ड्यूज थे उनको, उसके जो पेपर थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको जला दिया, क्योंकि उसमें सारा जो किसानों को कर्जा था कि किस पर किसने उठाया, क्योंकि बेचारे गरीब थे तो वो कर्जा लेते थे। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने आंदोलन किया, महल पर चेटेक्स सब जला दिए, वहाँ पर जाकर उसमें आक्रमण करा, वहाँ की जो भड़की हुई भीड़ थी, तो उन्होंने वहाँ जाकर एक तो सारा जितना भी अनाज था, महल सब लूट लिया, और बाद में जो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको जला दिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to the neighboring countries. तो बहुत बड़ी संख्या में जो नोबल्स लोग थे, नोबल्स में बड़े बड़े बिजनेसमैन, लॉयर्स, राजा महाराजा ये सब आते थे, तो उन्होंने क्या करा, वो जो है अपने अपने घरों से बाहर भाग गए, और जो बहुत सारे जो लोग थे वो जो है आसपास के पड़ोसी देशों में माइग्रेट कर गए, ठीक है। यानी कि माइग्रेट मैंने बताया है कई बार, पलायन कर गए, ठीक है, यहाँ से उधर की साइड चले गए, ओके। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. Okay. तो इन सब चीज़ों को फेस करने की वजह से जो ये आंदोलन जगह जगह फैल रहा था, तो लास्ट में जो है लुई 16 ने फाइनली डिसाइड किया कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल असेंबली है वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रही है उस पर वो साइन कर देगा, और जितनी भी उसकी पावर है, जो राजा की, जो मोनार्क की जो पावर होती है, उसको वो नेशनल असेंबली के हैंड ओवर कर देगा। मतलब कि सब कुछ जो सिर्फ राजा का ही निर्णय नहीं होगा किसी चीज़ का, नेशनल असेंबली की जो मांगे होंगी उसी के हिसाब से कार्य किया जाएगा।
ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात को द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लाइजेशन एंड टैक्सेस। तो असेंबली ने जो है प्रस्ताव पारित किया जिसमें ये था कि जो फ्यूडल सिस्टम है, ज़मींदारी सिस्टम, वो ख़त्म होना चाहिए, वो ख़त्म किया जाए और जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए जाएं। तो मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, theses were abolished and lands owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. Okay, तो जितनी भी ज़मीन थी वहाँ पे, जो चर्च के पास ज़मीन थी, ठीक है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से उनकी जो ज़मीन थी, जो ज़मींदारी सिस्टम चला आ रहा था, उनकी जो ज़मीन हड़प ली गई, उनकी ज़मीन वापस ले ली गई, और जो चर्च को जो ज़मीन दी जाती थी उस चर्च की सारी ज़मीन वापस ले ली गई, जितनी भी ज़मीनी ज़रूरत थी सब वापस ले ली गई। उसका जो परिणाम हुआ, गवर्नमेंट के पास ज़मीन का जो था कि 2 बिलियन लेवर्स का उसको एसेट्स हो गया। मतलब उसको इतना जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको इतना फ़ायदा हुआ कि सारे लोगों की ज़मीन जो हड़प ली गई, जो बड़े बड़े लोग थे, बिजनेसमैन, राजा महाराजा, लॉयर्स, लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम था वहाँ पर, चर्च की जो ज़मीन थी सबको हड़प कर गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया गया, और वहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट को इसका 2 बिलियन लेवर्स का फ़ायदा हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस में अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हो गई, मतलब उसका एक आरंभ हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब पहले क्या था, वहाँ पर किंग मोनार्क चलता था, राजा की मोनार्की चलती थी, क्योंकि राजा का शासन चलता था कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके से वो सत्ता चली आ रही थी। जब नेशनल असेंबली बनी तो इस वजह से वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया, इसलिए वो जो है फ्रांस में अब क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू की गई। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था ये 1791 में क्या हुआ था, ये पारित किया। द मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो राजा की पावर्स हैं उसको अपने अधीन कर ले जाए। दिस पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेट एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। उनका कहना था कि जो ये पावर है किसी एक के अधीन ना रहकर, मतलब कि सिर्फ राजा के पास थी, तो ये पावर किसी एक के अधीन ना रहकर, ओके, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, उनके हवाले कर दी जाए। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 पार्ट थे इसके, तो इन तीनों इंस्टीट्यूशन के हवाले ये पावर कर दी जाए। देखो ये रहा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के हवाले पावर कर देनी चाहिए। तो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसने इस सिद्धांत ने वहाँ का फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में साबित किया। एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। तो आप एक्सप्लेन करिए कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है किस तरीके से कार्य करते हैं। तो देखो मैं समझा दे देती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। तो क्या था वहाँ पर, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि ये एग्जाम में आती है, ठीक है। चलिए, तो पैसिव सिटीजन होते हैं नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन। इसमें क्या था, जो पैसिव सिटीजन थे उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था। ये वो सिटीजन आते थे जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अबाउट 3 मिलियन मैन, इसमें कितने लोग थे, कम से कम इसमें थे कम से कम 30 लैक्स जो है लोग थे। 3 मिलियन का मतलब हो गया 30 लैक्स, ठीक है। इनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो इसके अंदर कौन कौन से आते थे, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड यूथ बिलो 25, जो 25 साल से नीचे के लोग थे, जिनकी एज 25 साल से कम थी, फिर औरतें और बच्चे, ये सब जो थे इनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो ये पैसिव सिटीजन्स के अंतर्गत आते थे। और फिर आता है एक्टिव सिटीजन्स। ये जो लोग थे ये वो लोग थे जैसे कि एंटाइटल टू वोट, इनको वोटिंग का अधिकार था। अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, 28 मिलियन की पॉपुलेशन थी, इसमें से कम 4 मिलियन यानी कि 40 लैक्स लोग जो थे इनको वोटिंग का अधिकार था। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते थे, जैसे मान लीजिए एक जैसे 3 लेबर्स के वेजेस के बराबर काम कोई कर रहा है, ठीक है, एक मजदूर है, ठीक है, वो 3 दिन लगातार अगर काम कर रहा है तो 3 दिन काम करके वो अगर टैक्स जमा कर रहा है तो उसको वोटिंग का अधिकार है। दोबारा समझाती हूँ कि अगर कोई मजदूर 3 दिन लगातार काम कर रहा है और 3 दिन काम करने के बाद अगर वो टैक्स को पे कर रहा है तो उसको वोटिंग का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें वो लोग आते थे, ठीक है। चलिए, और इससे क्या होता था, अब जैसे ये वोट देंगे तो ये इलेक्टर्स को अपने इलेक्टर्स को अपने खुद चुनते थे। तो इसमें 50,000 मैन होते थे, ठीक है। कितने होते थे, 50,000 मैन। इनमें से फिर एक नेशनल असेंबली चुनी जाती थी जिसमें 745 मेंबर्स की जो असेंबली होती थी वो इसको चुनते थे, ठीक है ना। समझ में आया। तो नेशनल असेंबली, तो राजा के पास पावर थी और मिनिस्टर के साथ पावर थी, इस तरीके से ये पूरा चार्ट है। इसको आप अच्छे समझिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। इस अच्छे से याद कीजिएगा इसको। चलिए अब मैं इसको समझा देती हूँ।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉस इन द नेशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, उसका जो उद्देश्य यही था कि जो पावर है वो नेशनल असेंबली के हाथों होनी चाहिए, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड की जाते हैं, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर, जिसमें क्या होता है वो जो कि नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं। वो इन टर्न दोज द असेंबली नॉट ऑफ ऑल सिटीजन, सारे नागरिक नहीं, हाउएवर हैड टू राइट टू, जिसको सिर्फ वोटिंग का अधिकार है वही, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, सिर्फ वही लोग जो 25 साल से ऊपर हैं, 25 साल से नीचे के लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरस वेज वर गिवन इन द स्टेटस ऑफ अ एक्टिव सिटीजन, सॉरी। तो और एक तो 25 साल से ऊपर के आदमी, और एक वो जो 3 दिन तक लगातार काम कर रहा है मजदूर, और उसकी जितनी इनकम हो रही है उसका अगर वो जो है टैक्स पे कर रहा है तो उसको वोटिंग का अधिकार था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, और जितने भी बचे हुए आदमी और औरतें हैं वो जो है पैसिव सिटीजन के क्लास में आते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, पहले सबसे पहले इलेक्टर को क्वालिफाई किया जाता था, उसके बाद असेंबली के मेंबर को चुना जाता था। अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, जो आदमी थे उनका क्या होता था, एक हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पे होता था, जो जितना हाई टैक्स पे कर रहा है उसी सिर्फ उसी को ही वोटिंग का अधिकार था, या सिर्फ उसी को अपना मेंबर चुनने की योग्यता हासिल करनी थी। ठीक है, चलिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, राइट्स सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉस वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away। ठीक है, अब ये समझाती हूँ मैं आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू हुआ था वो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स से शुरू हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें नागरिकों को अधिकार मिले थे कि उनको किस किस चीज़ के अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, उनको ज़िंदगी जीने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है स्वतंत्रता का अधिकार हो, अपने मतलब अपनी बातों को रखने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपने ओपिनियन को रखने का अधिकार हो, अपने ओपिनियन को रखने की स्वतंत्रता हो, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉस। ठीक है, और सबके लिए वो इक्वल हो, उनके जितने भी लॉस पारित किए जाए सबके लिए समान हो। वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल, यानी कि इतने हो जितने जो कि सब नेचुरल होते हैं, जैसे मान लीजिए जो अधिकार उनको जन्म से मिले हैं वो उनके लिए होने ही चाहिए। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाई बर्थ, उनको सबको वो हासिल होना चाहिए, उनको सारे वो अधिकार मिलने चाहिए जो उनको जन्म से मिलते हैं। एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और वो किसी के द्वारा भी छीने नहीं जाने चाहिए। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और ये वहाँ की गवर्नमेंट की ड्यूटी होती थी वहाँ की कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे। ठीक है, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, वहाँ के स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे। तो फिर देखो हमने देखा कि किस तरीके से देश में क्या हुआ था, फ्रांस में जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। ठीक है, किस तरीके से देश में आई और किस तरीके से वहाँ की चीज़ें चली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई वहाँ पर, किस तरीके से वहाँ की चीज़ें चली। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो है फ्रांस जो था वो रिपब्लिक हो गया था। रिपब्लिक का मतलब वो होता है जिसमें कि देश का, जैसे मान लीजिए देश का हेड है और वो लोगों ने खुद इलेक्ट करा है। ठीक है, जैसे आजकल होता है ना कि हम वोटिंग के थ्रू अपना मेंबर चुनते हैं, तो इस तरीके से वो रिपब्लिक हो गया था फ्रांस। बाद में रिपब्लिक हुआ, उसके बाद फिर दोबारा मोनार्की वहाँ पे आई, फिर राजा चुना गया, उसके बाद राजा को मार दिया गया, फिर नेपोलियन आया। ठीक है, ऐसा ही चैप्टर में बहुत कुछ आगे होने वाला है, तो इसमें आपको बहुत आगे इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।